नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि सुनीता विलियम्स धरती पे लौट आई हैं और उनका चूंकि वो भारतीय मूल की हैं तो हमारी खुशी जायज़ है, बनती है। लेकिन आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी तब भारत में संभल की जो मस्जिदें थी उनकी खुदाई चल रही थी और जब वो भारत में लौटी हैं, दुनिया धरती पे लौटी हैं, तो हम औरंगजेब की कब्र खोदने में का प्रयास कर रहे हैं। ये तो भारत में इस दौरान हुआ है। और एक डाटा एक हमारे मित्र हैं उन्होंने मुझे भेजा है, भारत में प्रदूषण से हर साल 22 लाख लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। डायरिया से हर साल 12 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कुपोषण और उससे जुड़ी हुई मौतें जो हैं हमारे भारत में वो 17 लाख से ज़्यादा हर साल होती हैं। देश में हर साल 13,089 स्टूडेंट अलग अलग तनावों की वजह से दुनिया से रुखसत होते हैं। 70% आबादी भारत की उसको न्यूट्रिशन वाला पौष्टिक भोजन नसीब नहीं है और 85 करोड़ लोग भारत में सरकारी अनाज लेने वाले लोग हैं। 100 करोड़ लोग किसी तरह बस अपनी दाल रोटी पे भारत में गुजारा करते हैं। देश में 50% ज़्यादा बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं, उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में करीबन 70% जो बच्चे हैं उनकी कुपोषण की वजह से डेथ होती है। ये हमारा भारत है। लेकिन हम बात करते हैं औरंगजेब की कब्र पे और इत्तेफाक से सर मैंने छावा जो उपन्यास है वो करीबन 10 साल पहले पढ़ा था। औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, उनका भी उपन्यास मैंने पढ़ा है और औरंगजेब के ऊपर भी 2-3 अच्छी किताबें लिखी गई हैं, वो 2-3 मैंने पढ़ी हैं। लेकिन किताबों को पढ़ के कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि चलो कब्रों की खुदाई करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है भारत में, कभी पद्मावत पे झगड़ा होता है, कभी कश्मीर फाइल्स पे झगड़ा होता है, कभी छावा पे दंगे होते हैं, कभी सुशांत राजपूत पे चर्चे होते हैं, शाहरुख खान के बेटे की ड्रग्स के मामले उठते हैं। हर साल एक नया प्रोपेगेंडा चलता है और भारत के मूर्ख लोगों को उसके ऊपर काम पे लगा दिया जाता है। मोगेम्बो खुश होता है। लेकिन सवाल ये है सर कि जब सारा देश इनके हिसाब से चल ही रहा है, देश की मीडिया इनके कब्जे में है, देश की जुडिशरी इनके कब्जे में है, देश की संवैधानिक संस्थाएं इनके कब्जे में हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई और इतने करोड़ों लोग जो इनके एक इशारे पे किसी की भी कब्र खोदने के लिए निकलने को तैयार हैं, ऐसा होने के बावजूद ये लोग इतने डर के साए में क्यों जीते हैं? इनको बार बार ऐसे मुद्दों की ज़रूरत क्यों रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इनका पितृ संगठन है, इनकी एक घोषित नीति है और वो सबको दिखती भी है कि ये लोग अतीत में जीते हैं। इनका नारा है कि भारत माता को या भारत को परम वैभवशाली स्थिति में लाना है। जो इनका नारा, आप इनसे बात कीजिए कि भारत माता का गौरव उसको लौटाना है। एक जो स्वर्णिम अतीत था हमारा, हमने वो हासिल करना है और विश्वगुरु हमने बनना है। हम हर लिहाज से, एक दौर ऐसा था हजारों वर्ष पूर्व जब हम पूरे देश पूरे विश्व में शासन करते थे, हमारी नैतिकता के चर्चे होते थे, हम सोने की चिड़िया थे, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस सारी चीज़ों को आक्रांता आए उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद में देश के आज़ाद होने के बाद में जो सरकारें आई कांग्रेस पार्टी की, रहा सा उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इनके कंधों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेवारी है कि इन्होंने सती को लाना है, द्वापर को लाना है, त्रेता को लाना है, एक ही साथ लाना है। सारा समय बहुत कम है। तो अभी तो खैर ये लक्ष्य केंद्रित हैं सारे 2047 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि पिछला जो भी हमारे अतीत में गड़बड़ हुई है पास्ट में, सब ठीक कर लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। उसमें कुछ कोई बचेगा नहीं शेष। और 2047 में भी मान लिया अगर ये सत्ता में रहे तो हो सकता है कि अगले 100 साल का कोई लक्ष्य कर लें। चूँकि ये कहना बड़ा आसान होगा कि भाई
इतनी गड़बड़े हैं हजारों हजारों साल की, वो उसके लिए 100-150 साल कम पड़ते हैं। तो ये पार्टी मूलतः अतीत में, पास्ट में जीने वाली पार्टी है। इनके पास ना तो वर्तमान की कोई रूपरेखा और ना भविष्य की दृष्टि इनके पास है। आप कभी भी ये भविष्य की बात नहीं करेंगे, करेंगे तो ऐसे लक्ष्य करेंगे जो कभी हो नहीं सकते। मैं बहुत अतीत में नहीं जा रहा, अभी की आप बातें देख लीजिए कि 14 से 24 10 सालों के बीच में 100 स्मार्ट शहरों की बात हुई थी। हाँ जी, कितनी अच्छी लगती थी। बना कुछ मोदी नहीं जी है जब इनका। पूछ रहे थे देश के लोगों से क्या हम 100 स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं कर सकते, तो हम भी कहते थे हाँ क्यों नहीं कर सकते। कर सकते। क्या हम एक बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते? भाई बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते। क्या हम ये नहीं कर सकते? तो हमारे पुरुषार्थ पे और हमारी क्षमताओं पर एक सवालिया निशान मोदी जी लगाते थे और हम ही से पूछते थे क्या ये संभव नहीं था। लोगों ने कहा बिल्कुल संभव था। क्या हम 70 साल में गरीबी दूर नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्या हम हर गांव के एक एक गांव में बिजली नहीं पहुंचा सकते थे? पर नहीं पहुंचा सकते थे। फिर 18,000 गांव बिजली से वंचित क्यों रह गए? अब 7-8 लाख गांव इस देश में, अगर वो 18,000 रह गए, उसका रोना रोया जा रहा है। लेकिन 6.5-7 लाख गांव में बिजली पहुंच गई अन्य तमाम सुविधाओं के साथ में। भाई हो क्या नहीं सकता। मोदी जी के साथ बड़ी विशेषता ये है, मैं मोदी जी का ही जिक्र करूंगा क्योंकि उनकी पार्टी में तो कोई और है नहीं। नहीं, वो देखिए पपेट चलती हैं, हाँ हाँ तो उसको हिलाने वाला हाथ एक ही होता है किरदारों को। हाँ। तो देश में जो कुछ हो रहा है ये कर तो यही रहे हैं। हाँ, तो इसलिए केवल मोदी जी ही कहना पर्याप्त होगा। तो मोदी जी ने ही सपने दिखाए, मोदी जी ने ही हमारे पोटेंशियल पर सवालिया निशान उठाए, मोदी जी ने ही हमको ये समझाया कि हमारे अंदर सारी क्षमताएं थीं। और हम पिछले 70 वर्षों में अगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री होते तो एक ऐसा देश बना लेते कि जहाँ जैसे वो खुद कहते हैं कि अमेरिका के लोग जो हैं वीज़ा लेने के लिए होंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग जो हैं वो हवाई जहाज़ों में चलेंगे। मतलब एक ऐसा स्वप्न जीवी प्रधानमंत्री है कि जिसने सपने ही सपने दिखाए। और सपने जो हैं आपको पता होगा कि सपने नींद में आते हैं। ये सोया हुआ राष्ट्र है, यहाँ कोई नहीं जाग रहा। 85 करोड़ कोई चिंता ही नहीं है कि उनका भविष्य क्या होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अतीत में ये जाएंगे। और आप जैसे पूछ रहे हैं ना कि बार बार क्यों ये ऐसा करते हैं, ये बार बार ना भी करें, चूँकि दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हर 6 महीने एक चुनाव आता है। अब बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के लिए आपको नया मटेरियल लाना पड़ेगा। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत लंबा खींच गया और उससे जो आप ये निकाल सकते थे वो निकाल लिया। कृष्ण मंदिर को जो कृष्ण उसकी जन्मभूमि परिणति उसकी ये हुई कि हाँ, अयोध्या में ये लोग हार गए बस। हाँ, जो कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त कराने की बात है वो अब टेम्पू पकड़ेगा तो 20-30 साल वो काम कर जाएगा, अभी वो लंबी बात है। तो करंट में टॉपिक चाहिए होते हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी संघर्ष है वो बड़े रोचक है इस समय। जो आपने छावा वाली बात कही, कहाँ से शुरू है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इतने महत्वाकांक्षी हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बेताब है। अच्छा जी। और उधर आपने संभल का जिक्र किया, वहाँ कौन है? योगी जी। संभावना ये व्यक्त की जा रही है, सब इस खुशफहमी में है और हो सकता है शायद सही भी हो कि नरेंद्र मोदी 75 साल का होते ही एक वापसी कर लेंगे अपनी बड़ी सुरक्षित, सरप्राइजिंग एग्जिट है। हाँ एग्जिट। तो उससे उनकी छवि भी बची रहेगी। तो वो कहेंगे कि एक नियम मैंने निर्धारित किया था 75 साल वाला और आज मैं हो रहा हूँ तो अब मैं विदा। लगता तो नहीं जी वो ऐसा कर, वो अलग बात है। देखिए इस तरह के कयास तो लगाए जाएंगे। वो कयास तो ये भी है कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो जुलाई 27 तक है, तो कैसे बन जाएंगे? या तो उनसे इस्तीफा दिलाएं और खुद बने। अब तो इस तरह की चीज़ें। अब क्या हो रहा है कि सत्ता का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। एक दौर था जब नेहरू की डेथ हुई थी, उनसे पहले ये चर्चा होने लगी थी हु आफ्टर नेहरू। तो अब वो प्रश्न फिर उठ रहा है कि हु आफ्टर मोदी। तो उसमें 2 नाम सबसे ज़्यादा होते हैं, आदित्यनाथ योगी और अमित शाह। लेकिन आपका जो अब ये ग्रोक आ गया, ये 2 ही नाम का जिक्र कर रहा है, अमित शाह का जिक्र नहीं कर रहा है ना। तो अब ग्रोक ने तो ग्रोक तो काम लगा रखा है भारतीय लोगों को। ताज़ा स्थिति है कि फडणवीस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको बिहार के लिए एक माहौल दे दिया है, अब पार्टी इसका पूरा फ़ायदा उठाए। तो मेरा भी चूँकि योगदान रहा है आग लगाने में, इसलिए तो मुझे भी शामिल किया जाए। और ये भी चर्चा हो रही है कि इन दोनों की लड़ाई में, चूँकि अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी कहीं इस रेस में ना आ जाए, निपट जाए, तो उनको निपटाने के प्रयास चल रहे हैं, बड़े लेवल पर प्रयास चल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस से भी खतरा नहीं है। लेकिन अब एक वर्ग ऐसा भी है जो ये महसूस कर रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में
कहीं नितिन गडकरी तीसरे खिलाड़ी के रूप में विजय हासिल ना कर रहे हैं। हो क्या रहा है धर्मेंद्र जी? छवि उस बंदे ने भी बड़ी चमका रखी है। ये प्रश्न है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव का नेतृत्व नहीं करेंगे, उसका चेहरा नहीं होंगे, तो आपको एक चेहरा चुनाव से 2-2.5 साल पहले देना पड़ेगा। समय बहुत कम है। अगर नरेंद्र मोदी ने एग्जिट करना ही है और संघ ने दबाव डाल के उनको यहाँ से मुक्ति देनी है, तो आपको आने वाले 6-7 महीने के अंदर एक चेहरा नया देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टरियल फेस। वो योगी का होगा, फडणवीस का होगा, किसका होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के अंदर ये द्वंद्व चल रहा है बड़े पैमाने पे। उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी परेशानियां चल रही हैं। बीजेपी की विशेषता ये है कि ये खूब लड़ते झगड़ते हैं अंदर, लेकिन ये बाहर चीज़ों को आने नहीं देते। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री 2014 से आज तक आरएसएस का नाम नहीं लेता था, अब वो लेक्स फ्रीडमैन को जो पॉडकास्ट दिया उसमें कहा कि मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, जो मैं भी आज हूँ, उसके निर्माण में संघ का ही रोल है। अब 30 तारीख को नागपुर भी जा रहे हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर में, आज तक तो गए नहीं कभी। और आप ये देखिए, नहीं, उन्होंने ठिकाने लगा रखा था कई लोगों को। हाँ, तो अब तो जा रहे हैं ना, तो अब तो शरणम गच्छामि वाली स्थिति है। वहाँ जाएंगे, कुछ चर्चा भी आपस में होंगी। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा इशू है। संघ बार बार दबाव डाला कि इसका फैसला करो। नड्डा के अलावा और 2-3 नाम आ चुके हैं, उसमें से 2 नाम तो हमारे हरियाणा से ही हैं। भूपेंद्र यादव हरियाणा की पैदाइश हैं और खट्टर साहब हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क है कि कांग्रेसी जब भी लड़ते हैं तो सड़क पर आकर लड़ते हैं। वो सड़क पर संघर्ष बेशक ना करेंगे, लेकिन लड़ेंगे खुलेआम, हमेशा से। उनके पल्ले यही है जी, भाजपा के लोग लड़ेंगे तो अनिल विज के स्टाइल में। ये एक्सट्रीम है जो अनिल विज ने किया था। अदरवाइज तो बड़े अनुशासित तरीके से लड़ते हैं। या दूसरी लड़ाई, ये सौभाग्य भी हरियाणा का ही है, जैसा भी गौतम और अरविंद शर्मा वाला हुआ था, है ना। तो यहाँ ये चीज़ हो जाती है। देश के और जहाँ भी भाजपा है, जहाँ भी, वहाँ उस तरह के झगड़े नहीं होते, लेकिन अंतर कलह बुरी चरम सीमा पे है। और बड़े बड़े दिग्गज वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही मोदी हटेंगे तो अब हमने अपनी पोजीशन बनानी है। कुछ नाम तो मैंने आपको बता दिए, कुछ ऐसे भी हैं जो हिडन है और अंदर अंदर कोशिश कर रहे हैं, या उनकी संघ से ये सेटिंग है कि भी अगर इन 2 की या 3 की लड़ाई में अगर हमारा नाम सर्वमान्य तरीके से आ सकता है तो वो आपको लाना है। तो बीजेपी का ये पूरा संघर्ष चल रहा है। अब बात शुरू हुई थी सुनीता विलियम्स से कि हम कब्रें क्यों खोदते हैं। खोदना सबसे आसान काम है। इस देश की पहली खुदाई जो हुई ना बड़े पैमाने पर, वो अंग्रेजों ने की थी। तो वो पुरातत्व की दृष्टि से देखते थे। उन्हें कोई आया, बड़े वहीं से आते थे लोग ये उत्खनन करने, वहीं के लोग, है ना। अपने वालों को तो पता ही नहीं था। हाँ, जैसे राखी गढ़ी का भी ये बाद में, या जितने भी हमारे पुरातत्व के स्थल है ना, तो लोगों से उन्होंने पूछा भाई ये टीला क्या है, उन्होंने कहा जी पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं पता, हम तो देख रहे हैं जब से पैदा हुए। तो उन्होंने उसको खोदा खाता, तो उसमें से कुछ निकल आया। तो हमारी सारी सभ्यता जो है वो खुदाई से, उत्खनन से, और ही लोगों ने बताई है। और ये सारी कहानी, अच्छी किताबें भी अंग्रेजों ने लिखी हैं। 100 साल की कहानी है सिर्फ। 1920 के आसपास ही सारी चीजें हुई हैं। तो तब से हमें, अब एक तो राष्ट्र निर्माण का दौर था, सचमुच जो आज़ादी के बाद था। नेहरू तो गाली दे नहीं सकते थे अंग्रेजों को, ना नेहरू वो लोग गाली दे सकते थे, तो गाली देने की बात ही नहीं थी। तो बेचारे अपने काम में लगे सारे के सारे, जो भी उनसे हुआ वो उन्होंने कर दिया। अब इनके लिए इन्होंने करना कुछ नहीं है, सिर्फ खुदाई करनी है। तो उस काम में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और पूरा एक संगठन है इनके पास में, जिनके पास फावड़े, कुदाली, इस तरह के हथियार हैं। तो ये अब या तो ये खुदाई करेंगे या किसी मस्जिद पर चढ़ के उसको तोड़ देंगे। इनकी वीरता और पराक्रम यहीं तक सीमित है सारी की सारी। और उस खुदाई और टुटाई के बल पे इन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार करना होता है, जो तैयार हुआ भी है और उसके रिजल्ट भी आए। अब इनको एक गलतफहमी है कि हम एक मूर्ख होकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब देश ने ये सोचना है, काम लगाए रखना है उनको। हाँ, वो बिजी रखते हैं, बिल्कुल वो अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं। एक आदमी को जिन्न मिल गया सर, तो जिन्न ने कहा कि मुझे काम लगाए रखना, अगर काम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा जा एक बांस ले आ। तो बांस ले आया वो, बोला गाड़ दे इसको, यहाँ पे गाड़ दिया। बोला इस पर चढ़ता रहे उतरता रहे जब तक मैं तुम्हें अगला काम ना बताऊं। तो ये बांस पे चढ़ा रहा है सर लोगों को, और कुछ नहीं है यहाँ पे।
हाँ, कम से कम 30-35% लोग तो इस देश के इन्होंने अपनी ऊपर बांस पे चढ़ उतर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं वो, और वो इसमें बहुत खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई दुखी नहीं है, वो उनको काम लगा रखा है है ना। ना। और वो इतने पॉजिटिव हैं, वो हर चीज़ में, बुरी से बुरी चीज़ में अच्छा ही ढूंढते हैं। ये छोटी बात है कि अगर किसी मुल्क की 1/3 आबादी उन्हें उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ट्रंप ने उनका कैसा आतिथ्य किया, है ना। अच्छा, दूसरों की बहादुरी बड़े पसंद आती है। जेलेंस्की की बहादुरी की चर्चा इनको हो रही पसंद है आएगी कि भाई मर्द आदमी था, टकरा है अपने वाले के, बोले हमारा तो सुपर मर्द है ना। वो तो रणनीति के तहत चुप रहा, और एक रणनीति के तहत जब कभी बोल रहेगा तो सबका खात्मा कर देगा। तो ये मूर्खों की फौज इसलिए तैयार की जा रही है क्या सर कि 2029 में जब चुनाव हों तो आरएसएस जिसको भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, लोग उसके बारे में बात ना करें, सिर्फ हिंदुत्व की बात हो, कब्रों की बात हो, इसी आधार पे वोट डले। देखिए, इनका जो पोटेंशियल था, जो इनका झूठ बोलने की जो इनकी क्षमताएं थी, वो चुक गई हैं। नितिन गडकरी के हाल के भाषण आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं जाति और धर्म की संकीर्णताओं में नहीं रहता। वो एक सॉफ्ट चेहरे के रूप में अपने आप को विकसित कर रहे हैं। उनकी भाषा कांग्रेस की भाषा है। जब वो ये कहते हैं कि जाति और धर्म की संकीर्णता मेरे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि किसी के अंदर है ना। अब उसका वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति है पूरे मंत्रिमंडल में जो चीज़ों को कह रहा है और उसकी चीज़ों पे ताली बटती हैं, उसकी बातों पे। हालांकि वो इनका भी कुछ ना कुछ लगता है, अगर मान लो गलती से वो सत्ता में आ जाए। पता नहीं क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नहीं, जब अटल अडवाणी थे तो अटल जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि वो सॉफ्ट थे, तो जो हार्ड था उसको रख लिया ना, उसका प्रयोग तब कभी करेंगे। तो हार्ड सॉफ्ट इनका ये प्रोसेस है इसी तरीके से चलने का, और इसी के माध्यम से ये समाज के विभिन्न तबकों में अपनी एंट्री लेते हैं। तो एक पूरा एक परियोजना है इनकी हिंदू राष्ट्र की। नेहरू से इनका मतभेद यही तो है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नेहरू इस देश को एक सेकुलर कंट्री के रूप में बनाना चाहते थे, मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, इंडस्ट्रीज की बात करते थे, और इनकी बातें यही थी। तो धर्मों की लड़ाई को तो भारत तब भी अफोर्ड नहीं कर सकता था सर, आज भी नहीं कर सकता है। नहीं, क्यों करें अफोर्ड? अब आप ये देखिए ना कि औरंगजेब और शिवाजी भारत की मिट्टी में पैदा हुए, औरंगजेब भी यहीं पैदा हुआ, तो मातृभूमि तो उसकी भी ये है, उसकी भी है। तो उसके पुरखे भी तो यही है। बाबर को तो चलो आप आक्रांता मानो तो मानो, समझ में बात आती कि वो बाहर से आया था। अच्छा, मुगलों ने इस देश को लूटा। हैरत तो ये बात होती है कि मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजों से पहले हमारा देश बहुत समृद्ध था। इतना समृद्ध था, इतना कि उनकी जो 25% जो जीडीपी थी वो हमारी भारत की थी। तो वो किसकी थी? अंग्रेजों से पहले तो 300-400 साल मुगलों का राज था। तो मुगलों के राज में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम जो है पूरी जीडीपी का 1/4 हिस्सा था दुनिया भर के। तो फिर आपको धन्यवाद करना चाहिए उनकी। औरंगजेब ने और अकबर दो ही ऐसे बादशाह हुए मुगल काल के जिनका 50 साल से ज्यादा का मुगलों से तो भारतीय राजाओं के वैवाहिक संबंध भी रहे तो 50 साल अकबर और 50 साल से भी ज्यादा औरंगजेब। दो बड़े चेहरे हैं, और तो छोटे छोटे हैं। बाबर ने कितना 2-2.5 साल का मामला था, हुमायूं को भी ज्यादा नहीं था। लेकिन ये जो दो बड़े लोग हैं जो यहाँ हुए, इनके ये यहाँ पैदा हुए, भारत की धरती पे पैदा हुए, और यहाँ से लूट के कहीं माल ले तो नहीं गए बाहर, यही था इनका। तो नहीं था, अंग्रेज तो ले गया ना। लेकिन आपको बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी अंग्रेज की खिलाफत करते नजर नहीं आएंगे। वो तो उन्होंने तो उनसे रहन सहन, पहनावा, सब कुछ तो वहीं से लिया है। अंग्रेजों के पूरी तरीके से समर्थक हैं, आज भी हैं। एक कॉम्प्लेक्स इन लोगों के अंदर है, वो पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मुसलमान से दुश्मनी है। अब हिंदू मुस्लिम का ये सवाल चलता रहेगा तो इनकी जो रोटियां हैं वो सेकते रहेंगे, आराम से सत्ता में बने रहेंगे, ऐसा इनकी समझ में आ रहा है। अब लोग इनकी गलतफहमी कब दूर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और किस तरीके से सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, वो भी सब लोगों को पता है। तो हमने तो कई बार चर्चा कर ली कि अब इंसान के बस की तो बात है नहीं। अब ये देखिए कि मोदी जी कितने मेहनती आदमी हैं, जूतों पे चौक लगाते हैं। लगाया कभी बचपन में आप? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं इतना गरीब कभी नहीं था जितने मोदी जी थे। मुझे तो आप सोच के वो होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जिस दौर में पढ़ा हूँ, मेरी फीस 9 पैसे थी 4th और 5वीं क्लास में,
और 10 का सिक्का भी नया नया चला था, सिल्वर का, बड़ा अच्छा लगता था। 1 पैसे हमें वापस मिल जाते थे 9 पैसे में से, और 1 पैसे में हम चीज़ें खरीद लेते थे। 1 पैसे की इतनी कीमत थी। और मुझसे पहले की बात है कि मोदी जी को, नरेंद्र को उनके मामा मिल गए रास्ते में, और उन्होंने देखा कि नरेंद्र के पैर में जूते नहीं हैं, तो उन्होंने 10-12 रुपए के जूते दिलवा दिए। अब ये सोचो, 10-12 रुपए के जूते, जहाँ ये रह रहे थे वो इतना बड़ा शहर था, कस्बा था कि वहाँ मिल जाते थे। 10-12 ये सभी महंगे भी मिलते होंगे, तो वो बड़ नगर इतना अमीर लोगों का था कि वहाँ जूते पे यार परिवार के लोग बहुत होते थे। बाकी जो इनके 3 भाई वो भी तो जूते पहनते होंगे। झगड़ा हुआ होगा, मामा उसको दिला दिया, मुझे नहीं दिलाए। तो हो सकता मामा ने, ये नहीं बता रहे, अभी बताएंगे कभी, कि चारों भाइयों को दिलाए थे, तो वो 40-50 रुपए हो गए उस जमाने में। तो अब ये अच्छा, ये कहानी जो है 23 साल बाद आई है ना। तो और इतने अमीर मामा की बहन है ना तो चीफ मिनिस्टर के रूप में कभी ये किस्सा सामने आया ना, अभी तक हम देख पाए। अचानक मामा प्रकट हुए, और अब पता नहीं कौन मामा है, कहाँ है। हो सकता है वो मामा बेचारे छुपे फिर रहे हो कभी ईडी सीबीआई उनके पीछे न लगे मामा के कि फंसवा दिया भांजे ने। ईडी ने पिछले सालों में 193 भारतीय राजनेताओं पे केस दर्ज किए हैं। हाँ, उनमें से केवल 2 नेताओं पे आरोप सिद्ध हुए हैं, बाकी बेचारे वैसे ही परेशान हुए हैं। और देखो, इतनी राष्ट्र सेवा में 3.5 घंटे का इंटरव्यू। और ये जो अंग्रेज है ना, 24 घंटे काम करने वाले आदमी। अंग्रेज बहुत बदमाश है। मैं कहता हूँ इनको हम समझते तो अजनबी, लेकिन ये हमारे बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो कहता है बंदा कि मोदी जी, आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैंने 45 घंटे फास्टिंग की। अच्छा। उसे पता था कि जब मैं कहूँगा, क्योंकि चूँकि मैं चाहता था आपसे आध्यात्मिक पहलुओं पे जो चर्चा होगी, और आपका जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है वो जो उभरेगा वो, और आप चूँकि उपवास करते हैं, तो मैं 45 घंटे के उपवास के बाद, अब इन चीज़ों का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसको भी पता है कि इस तरह की बातें फेंकी जाएंगे तो कहाँ उसका असर होगा, है ना। और वो वही उसी तरह के, वो जो बुलवाने आया था सब बुलवा लिया उसने। हाँ, तो वो कितने ढंग से हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बन जाते हैं। उसने एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जिसमें कहीं भी मोदी जी परेशानी में हो। और असल में वो पत्रकार था ही नहीं, वो PR कंप्यूटर साइंटिस्ट है। PR इंटरव्यू है सर। वो PR इंटरव्यू है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो, AI वगैरह में काम करता है, मशीन लर्निंग पे काम करता है। एक दिन मोदी जी को हिम्मत करके ना देश के किसी ढंग के पत्रकार के सामने बैठ ही जाना चाहिए। देख, मोदी जी की बात खत्म नहीं होगी। मन की बात के कितने संस्करण आ चुके हैं, वो खत्म होने में नहीं आ रहे। और किन माध्यमों से हमने ये देखा, उनकी माँ का बर्तन साफ करना, है ना, और अब मामा जी का आना, और कितने उनके किस्से वो खत्म नहीं होंगे, कैसे मगरमच्छ पकड़ा वगैरह वगैरह। और ये जो नया आइडिया दिया उन्होंने, है ना, कि सफ़ेद जूते थे, उनको मैं चौक लाता था इकट्ठी करके। अच्छा, क्या उस स्कूल में और भी विद्यार्थी तो पढ़ते होंगे, वो भी यही काम करते थे? मिला भी नहीं आज तक कोई इनका सहपाठी नहीं मिला। वो कभी नहीं मिलेगा। अब तो 10वीं वाली मार्कशीट पे भी उस पर जो भी है वो सर्टिफिकेट, उस पर प्रॉब्लम होने लगी है। ये अपने वालों की ना जांच करने लग जाएंगे। हाँ। तो भाई कलाकार आदमी है, मतलब इतनी किस्सा गोई पूरे अतीत में नहीं मिलेगी जितनी नरेंद्र मोदी जी की है। और अभी किस्से खत्म होने का नाम ले रहे, सारे दिन वही गरीबी, मैं गरीब था, मैं गरीब था। भाई इनके फोटो देख लो बचपन के, हम गरीब नहीं थे, अब हमने टाई नहीं लगाई, ये लगाते थे टाई। और इतनी गरीबी में भीख मांग मांग के अगला 25 स्टेट तो USA की घूमा है। तो ऐसा व्यक्ति जो न ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना जिसके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल, उसे कौन स्पॉन्सर करता था वहाँ जाने के लिए? और किस जमाने में ऐसे ऐसे हाई फाई कैमरे। हमारे एक गार्ड होते थे ना, जब मैं हरिभूमि में काम करता था, जी। वो गार्ड अंकल कहानियाँ सुनाते थे अलग अलग। तो वो एक बार बोले, यार हमारी जो बैठक थी उसमें बहुत बड़े झूठे बैठते थे कई। तो बोला एक दिन एक झूठे ने कोई झूठ बोली, तो बोला मेरा जो पिताजी है वो मुस्कुराया। तो बोला ये ताऊ मुस्कुराया क्यों? बोला तेरी तो झूठ है ना, ये हमारे सामने जो जोड़ है इसको भी पार नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरा बेटा है ना, वो जो झूठ बोलेगा ना, इस जोड़ को तो पार करेगी, अगले गांव के जोड़ को भी पार करके निकलेगी। तो बोला तू यहाँ मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी धर्मेंद्र जी कल परसों ही एक मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात हुई थी। मैंने, यार ये क्या है? बोला कि इसमें ना इनको खुद ही नहीं पता होता, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें एम्पैथी हो, करुणा हो, सारी चीजें, और फिर उसको जीना शुरू कर देते हैं सही मायनों में। अच्छा। बोले आपको ये लग रहा है कि मोदी जी कहानी बना रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी वैसी जीने लगते हैं कि जब उन्होंने कहा ना कि मैं इतना गरीब था, तो वो उनके अंदर एक आदमी बिल्कुल गरीब हो जाता है।
फिर वो कक्षाओं में जाता है, वहाँ से चौक उठाता है, फिर अपने जूते साफ करता है। अच्छा, बना लेते हैं अंदर हाँ, वो वो पिक्चर, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन। चीज़ें, हाँ, और उसको जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने कॉन्फिडेंस से वो उस चीज़ को कहते हैं, अब पता नहीं मामा था या नहीं, जूते थे कि नहीं, लेकिन पूरी कहानी ऐसी दिखा दी, इतनी ओरिजिनल लगती है कि वास्तव में है। आप उनके चेहरे को देखना, ये बातें कहते हैं। तो उसने ये कहा, खैर वो उन शब्दों का मैं तो क्या इस्तेमाल करूँ, उसने कहा कि एक खास किस्म का मानसिक रोग है कि जिसमें आदमी इसको वो बता रहा था पैरानॉइड या ऑब्सेशन, इस तरह की चीज़ें होती लेकिन सर फिल्म कैसी भी बनी हो, अगर उस फिल्म को लोग देखने जा रहे हैं तो वो फिल्मकार की सफलता को दर्शाती है ना। बिल्कुल। मतलब मोदी जी जो कहानियां सुनाते हैं उनको देख सुन के देश के करोड़ों लोग न केवल करुणा से दया से भर जाते हैं, बल्कि उनको पछतावा होता है कि देखिए मतलब उनका जो नेता है वो कैसे दौर में। हाँ, तो उनकी फिल्म तो हिट है ना। देखिए ये चीज़ें तो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती है कि देखना आपने मास हिस्टीरिया कि करोड़ों लोग को उन्माद चढ़ता है, तो ऐसा कोई जो नेता होता है ना, इतना प्रभावी नेता, वो करोड़ों लोगों को अपनी जो मानसिक स्थिति है उसमें ले आता उसमें जीने है, उस दायरे में ले आता है। हाँ, एक फिल्मों में होता है ना वाइकेरियस इफेक्ट, आप फिल्म देख रहे होते हैं तो वहाँ आपका तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी आदमी रो लेता लेकिन है, आप हंस लेता है। हिचकी बन जाती हैं, आप रोने लगते हैं। ये इसको वाइकेरियस इफेक्ट बोलते हैं कि आप उन चरित्रों को जीना शुरू कर देते हो। तो मोदी जी के जीवन में वो निर्धनता थी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन एक निर्धन का उन्होंने करेक्टर बना रखा, और उसको वो जब जीते हैं तो बड़ी सफलतापूर्वक उसका अभिनय करते हैं। और उन्होंने एक बार कहा भी था स्कूली जीवन में, वो कहते हैं नाटकों में बड़ा भाग लेते थे। तो मुझे लगता है उनके अंदर एक कोई जो ज़बरदस्त कलाकार था, उसकी जो पोटेंशियल था उसको दबा दिया गया हालात में, और अब वो सारी चीज़ें करते हैं उस तरीके की। वो ये तो भजनलाल शर्मा ने कहा है, हाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे पूछा गया जी आपको कौन सा एक्टर पसंद है, वो नरेंद्र मोदी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदाई चलनी चाहिए, खुदाई चलती रहे दोस्तों। जब खुदा है, हमारे मोदी जी सलामत रहें दोस्तों, कब्रें सलामत रहें। देश में इतनी कब्रें हैं, अगर हर कब्र को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बना दी जाए और उसकी खुदाई का एक विवाद शुरू किया जाए तो अगले 100-200 साल तो कब्र खुदाई में भी निकाले जा सकते हैं। सुनीता विलियम्स आती रहे जाती रहे। औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ था। औरंगजेब तो अमर महान लोग गुजरात में पैदा होते हैं। सर उसने भी कहीं पढ़ लिया था कि चेतक की माँ भी गुजराती थी, तो उससे प्रेरणा ली उसने। आप क्या कहेंगे जरूर कमेंट करना दोस्तों। चर्चा करना नहीं छोड़ेंगे, चर्चा करना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग इस हवामंडल से बचे हुए हैं, कम से कम वो लोग तो ठीक रहें, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रत्येक देश के कालखंड में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पूरी कायनात को बदल कर रख देते हैं, लेकिन फिर भी देश रहते हैं, दुनिया रहती है, इतिहास रहते हैं। इतिहास में जो लोग कब्रें खोदते हैं वो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और जो लोग भविष्य में देखते हैं वो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। मैं फिर भी पूरी आशा के साथ ये कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इस दौर में चाहे हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल भी रहें, हम परमानेंटली इसमें नहीं रहने वाले हैं। हम प्रोग्रेसिव थॉट को अपनाएंगे, हम साइंटिफिक थॉट्स को अपनाएंगे। साइंस ही एकमात्र वो माध्यम है दोस्तों जिससे हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, जिसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।